फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। असेंबली में बीआरएस की खातून अरकान मुखन्ना सबिता इंदिरा रेड्डी और सुनीता लक्ष्मा रेड्डी के खिलाफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तौहीन आमेज रिमार्क्स पर बीआरएस ने शदीद रद्दमल का इजहार करते हुए रियासत भर में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा था कि चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स के खिलाफ 1 अगस्त को रियासत के जिले मुस्तकिल पर रेवंत रेड्डी के पुतले नजर आतिश किए जाएंगे। उन्होंने रियासत के अवाम पर जोर दिया कि वो चीफ मिनिस्टर के तबसरों की मजम्मत करें और उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि वो खातून अरकान मुखन्ना के खिलाफ तबसरों पर गैर मशरूत मुआज़रत ख्वाही करें, जिसके बाद तेलंगाना भर में बीआरएस कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया गया। तेलंगाना असेंबली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्ट विक्रमार्का की जानिब से रियासत की असल अपोजिशन बीआरएस की खातून अरकान असेंबली के खिलाफ तौहीन आमेज रवैये का इल्जाम लगाते हुए बीआरएस अरकान असेंबली सियाह बैचेस लगाकर असेंबली पहुंचे। इस मौके पर बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला का रवैया उनके लिए हैरान कुन था। उन्होंने मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर अपनी पार्टी के अरकान सबिता इंदिरा रेड्डी और सुनीता लक्ष्मा रेड्डी से गैर मशरूत माफी मांगे। उन्होंने कहा कि सबिता इंदिरा रेड्डी और सुनीता लक्ष्मा रेड्डी अरकान असेंबली और साबिक वज़रा हैं जो काफी एहतराम के साथ आवाम की खिदमत करती हैं। ऐसी ख्वातीन रहनुमाओं के बारे में इतनी हक़ारत से बात करना ठीक नहीं। केटी रामाराव ने कहा कि कांग्रेस के रहनुमाओं की ये बातें न सिर्फ उन दोनों के खिलाफ है बल्कि तमाम ख्वातीन के खिलाफ उनके तहक़ीर आमेज रवैये को जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर तमाम ख्वातीन कांग्रेस रहनुमाओं के रवैये को नोट कर रही। दूसरी जानिब स्पीकर जी प्रसाद कुमार के सियाह रंग का कोट पहनकर असेंबली में आने पर बीआरएस के एमएलए और साबिक वजीर हरीश राव ने दिलचस्प तबसरे किए। उन्होंने कहा कि उनकी हिमायत में सियाह कपड़े पहनकर आने पर उनका शुक्रिया अदा। सीनियर बीआरएस पार्टी कायद राजेंद्र नगर के मशहूर बिला लिहाज मज़हब व मिलत अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाली शख्सियत सैयद मुजम्मिल अहमद इंजीनियर ने अपने सैकड़ों हामियों के हमरा रुकन असेंबली हल्के राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ से वाक़े कैंप ऑफिस पहुंचकर मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने हामियों को भी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करवाई। रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ ने तमाम बीआरएस पार्टी कायदीन को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर शमूलियत इख्तियार के। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सैयद मुजम्मिल अहमद ने कहा कि वो शुरू से ही प्रकाश गौड़ के हमरा रहते हुए अवामी खिदमात में मसरूफ हैं, क्योंकि प्रकाश गौड़ हमेशा अवामी खिदमात के दस्तयाब रहते हैं और वो भी उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए अवामी खिदमात में मसरूफ रहा करते हैं। यही वजह है कि वो अपने सैकड़ों हामियों के हमरा प्रकाश गौड़ से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने हम उसका खैर मकदम करते हैं। राजेंद्र कॉन्स्टिट्यूंसी की तमाम जो माइनॉरिटीज़ जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं उन लोगों से भी ख्वाहिश करता हूँ कि अपने चीज़ें अपने आधार कार्ड बैंक। बीआरएस के बागी रुकन असेंबली कृष्णा मोहन ने कांग्रेस में ही रहने का फैसला किया है। रियासती असेंबली में हल्के गदवाल की नुमाइंदगी करने वाले कृष्णा मोहन ने साबिक वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव से मुलाकात करते हुए बीआरएस में वापसी का ऐलान किया था। गदवाल हल्के में एमएलए के तौर पर मुनासिब अहमियत न मिलने, तरक्याती तजावीज़ को आला हुकाम की जानिब से मंजूरी न मिलने वगैरह की वजह से अचानक बीआरएस में वापसी का उन्होंने ऐलान किया था और इस सिलसिले में तारक रामाराव से मशावरत भी की थी।
थी। और कोत्ताकोटा मंडल के करीब एक ताजिर के फार्म हाउस में रियासती वजीर जुपल्ली कृष्णा राव देवरकद्रा के एमएलए ने उनसे तवील बातचीत की, जिसके बाद कृष्णा मोहन रेड्डी कांग्रेस में ही बरकरार रहने पर राजी हो गए। सुबह जुपल्ली कृष्णा राव ने कृष्णा मोहन रेड्डी से दोबारा बातचीत की। बादजा ये तमाम एक ही गाड़ी में असेंबली इजलास में शिरकत के लिए हैदराबाद रवाना हुए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐवान असेंबली में तसर्रुफ बिल पर मुबाहिस के दौरान कहा कि बीआरएस के पहले 5 साल दौरे हुकूमत में किसी भी खातून को काबीना में शामिल नहीं किया गया। केटीआर की जानिब से कांग्रेस पर रियासती काबीना में मुस्लिम वजीर को शामिल न किए जाने की तनकीद का जवाब देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि सबिता इंदिरा रेड्डी का नाम लिए बगैर कहा कि आप केटीआर के बाजू में बैठी हुई बहन जी, जिन्हें कांग्रेस ने पूरे एहतराम के साथ उन्हें अहम ओहदों से नवाजा था, अचानक कांग्रेस छोड़कर वजारत की खातिर बीआरएस में शामिल हो गई। इस बहन जी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो मजीद कुछ कहेंगे तो तुम जुबली बस स्टैंड पर खड़े हो जाओगे। और मैं सबिता इंदिरा रेड्डी को बड़ी बहन समझता हूँ। इस दौरान सबिता इंदिरा रेड्डी अपनी निशस्त से खड़ी हो गई और चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स पर बरहम हो गई और जज्बाती अंदाज में कहा कि मुझे क्यों निशाना बनाया जा रहा, जबकि तुम चीफ मिनिस्टर किस पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए। मैं कांग्रेस कायदीन के रिमार्क्स की मजम्मत करती हूँ। सबिता ने कहा कि मैंने रेवंत रेड्डी को कांग्रेस में शामिल होने का मशवरा दिया था, जबकि वो तेलुगु देशम में थे, और उन्हें मल्काजगिरी हलके से मुकाबला करने का मशवरा दिया था। आज वही बहैसियत चीफ मिनिस्टर मेरी तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को अपने अल्फाज वापस लेने का मशवरा दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सबिता इंदिरा रेड्डी ने मुझे मल्काजगिरी से मुकाबला करने का मशवरा दिया, लेकिन दूसरी जानिब से वो केसीआर की बातों पर भरोसा करके बीआरएस में शामिल हो गई और वजारत का ओहदा हासिल कर लिया। इस दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने मुदाखलत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में सबिता इंदिरा रेड्डी को टिकट देकर चवल्ला से मुंतखब करवाया और उन्हें 10 साल तक रियासती काबीना में बरकरार रखा था। कांग्रेस पार्टी ने 2014 में फिर एक बार सबिता को महेश्वरम से कांग्रेस टिकट देकर जिताया, क्योंकि वो भट्टी एक दलित तबके से सीएलपी कायद के ओहदे पर फायज हुए थे, इसलिए वो कांग्रेस छोड़कर इख्तिदार के लिए बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्हें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। వెనకాల ఉండే అక్కలు ఇక్కడ ఉండి చెప్పి ఇక్కడ ముంచి అక్కడికి తేలినరు. ఆ అక్కల మాటలు విన్నాడు అనుకో జూబ్లీ బస్ స్టాండ్ లో కూర్చోవాల్సి వస్తుంది అధ్యక్ష. అందుకే साबिक वजीर व बीआरएस पार्टी जिले आदिलाबाद सदर जोगू रामन्ना ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के पास ख्वातीन का कोई एहतराम नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम असेंबली इजलास में बीआरएस के खातून अरकान असेंबली सबिता इंदिरा रेड्डी और सुनीता लक्ष्मण रेड्डी के खिलाफ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के एहानत आमेज तबसरों की सख्त मजम्मत करते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के एहानत आमेज तबसरों के खिलाफ कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव की हिदायत पर आदिलाबाद जिले मुस्तकिल में साबिक वजीर व बीआरएस पार्टी जिले आदिलाबाद सदर जोगू रामन्ना की क़ियादत में बीआरएस पार्टी दफ्तर से एक रैली निकाली गई और कुमरम भीम चौक पर प्ले कार्ड उठाकर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारे लगाए गए और चीफ मिनिस्टर से अपने तबसरों को फिलफौर वापस लेने और तेलंगाना की ख्वातीन और लड़कियों से गैर मशरूत मुआज़रत ख्वाही का मुतालबा किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तस्वीरों को जलाने की कोशिश की गई। जब पुलिस ने प्ले कार्ड्स फाड़ने की कोशिश की तो पुलिस और बीआरएस कायदीन के दरमियान हल्की सी कशीदगी भी देखी गई। బేషరతుగా యావత్తు మహిళా లోకానికి క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి మేము ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ కుమరం భీం చౌరస్తా నుంచి రేవంత్ రెడ్డి గారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఆదిలాబాద్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమే, క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి అందరికీ అడుగుతా ఉన్నాం. నిజంగా ఒక తల్లికి కొడుకునే, నిజంగా ఒక తల్లి ఎంత బాధపడుతుందో తెలుసు. కన్న బిడ్డ అవమానం జరిగినా అవహేళన జరిగినా ఒక తల్లి ఎంత బాధపడుతుందో నీకు తెలుసు. మరి అటువంటి తల్లికి పుట్టిన మన బిడ్డలం కాబట్టి ఈ
ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు దేశాలు పోకుండా బేషరతుగా ఈరోజు తెలంగాణ మహిళా లోకానికి క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి ఆదిలాబాద్ జిల్లా బీఆర్ఎస్ శాఖ డిమాండ్ చేస్తా ఉంది. రేవంత్ రెడ్డి సీఎం సీఎం సీఎం. भैंसा में महकमे पुलिस की जानिब से शहर की मसरूफ तरीन शाहराहों पर आवाम को ट्रैफिक मसाइल की महफूज रखने के लिए भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार IPS ने टाउन सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गौस के अलावा पुलिस जवानों के हमरा बारिश के दौरान पैदल गश्त करते हुए गाड़ियों की पार्किंग को सही अंदाज में तरतीब देने के लिए आवाम को नसीहत की। साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ का तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 71 बरस थी। हिंदुस्तानी टीम के बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाजों में से एक गायकवाड़ कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और लंदन के किंग्स कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। गुज़िश्ता साल बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने उनके इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए की रकम दी थी। 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के अरकान ने भी उनकी माली मदद की। वो गुज़िश्ता माह लंदन से वतन वापस हुए थे। वो हिंदुस्तानी टीम के हेड कोच भी रहे। वो सौरव गांगुली की कप्तानी के दौरान हिंदुस्तानी टीम के कोच थे। अंशुमन गायकवाड़ ने हिंदुस्तान के लिए 40 टेस्ट और 15 वनडे खेले। उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन इनिंग्स खेली। 1983 में पंजाब के जालंधर में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बहरान के वक्त 201 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इस इनिंग में उन्होंने 17 चौके लगाए थे। गायकवाड़ ने अपना टेस्ट डेब्यू 27 सितंबर 1997 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोलकाता में किया और अपना आखिरी टेस्ट 31 दिसंबर 1984 को खेला। और BCCI ने गायकवाड़ को 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। एक वक्त था जब वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजों के लिए पिच पर टिकना मुश्किल होता था। ऐसे वक्त में गायकवाड़ ने अपने दिफाई अंदाज के लिए एक अलग पहचान बनाई। उनके इस दिफाई अंदाज की वजह से उन्हें द ग्रेट बॉल के नाम से भी जाना जाता था। गायकवाड़ लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर के साथ इनिंग का आगाज करते थे। उन्हें सुनील गावस्कर का दाएं हाथ कहा जाता था। हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन पेरिस ओलंपिक में ख्वातीन के 50 किलोग्राम जुमरे के प्री क्वार्टर फाइनल में हारने के बाद से बाहर हो गई। नॉर्थ पेरिस एरेना में खेले गए मैच में चीन की टॉप सेडोवियो ने हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत के खिलाफ शुरू से ही हावी रही। काबिल जिक्र है कि 2 बार की आलमी चैंपियन जरीन ने शानदार अंदाज में ओलंपिक डेब्यू किया था और राउंड ऑफ 32 में जर्मनी की मैक्सी कैरोलिना क्लोट्जर को मुत्तफिका फैसले से शिकस्त दी थी। वो 52 किलोग्राम कैटेगरी में आलमी चैंपियन है और उन्होंने गुज़िश्ता साल एशियन गेम्स का टाइटल भी जीता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त के महीने के लिए बैंक तातीलात की फहरिस्त जारी की है। आमतौर पर बैंक दूसरे और चौथे हफ्ते और तमाम इतवार को बंद रहते हैं। हिंदुस्तान में बैंक छुट्टियां 2024। इसके अलावा कौमी और रियासती सतह के त्योहारों पर भी बैंक बंद रह सकते हैं। यौम आज़ादी जैसे कौमी त्योहारों पर मुल्क भर में बैंक बंद रहते हैं, जबकि रियासती सतह के त्योहारों पर बैंक सिर्फ इसी रियासत में बंद होते हैं। अगस्त के महीने में कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की सरकारी वेबसाइट पर दी गई मालूमात के मुताबिक अगस्त के महीने में बैंक कुल 13 दिन बंद रहेंगे। इसमें इतवार और महीने के दूसरे और चौथे हफ्ते शामिल हैं। इस मुद्दत के दौरान सरकारी और निजी दोनों सेक्टर के बैंकों में कोई काम नहीं होगा। इस महीने बहुत सी छुट्टियों की वजह से आपके लिए जरूरी है कि आप अपने बैंक से मुतल्लिक काम वक्त पर मुकम्मल करें। ऐसी सूरत हाल में अगर आपका बैंकिंग से मुतल्लिक काम फंस गया है तो अगस्त में बैंक जाने से पहले अगस्त बैंक की छुट्टियों की फहरिस्त जरूर देखें। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगस्त में बैंकों की छुट्टियां बैंक हॉलीडेज 2024 इंडिया में कब होने वाली हैं, तो आइए जानते हैं। अगस्त 2024 में हफ्तावार बैंक तातीलात। 4 अगस्त 2024 इतवार को मुल्क भर में बैंक बंद रहेंगे। 10 अगस्त 2024 महीने के दूसरे हफ्ते की वजह से मुल्क भर में बैंक बंद रहेंगे। 11 अगस्त 2024 इतवार को मुल्क भर में बैंक बंद रहेंगे। 18 अगस्त 2024 इतवार को मुल्क भर में
बैंक बंद रहेंगे। 25 अगस्त 2024 इतवार को मुल्क भर में बैंक बंद रहेंगे। 31 अगस्त 2024 महीने के चौथे हफ्ते की वजह से मुल्क भर में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा यौम आजादी, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के मौके पर भी बैंक बंद रहेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। 3 अगस्त 2024 अगरतला में केर पूजा के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। 8 अगस्त 2024 सिक्किम में टेंडोंग लोरम फीट के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। 13 अगस्त मणिपुर में पेट्रियाट डे के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। 15 अगस्त यौम आजादी के मौके पर मुल्क भर के तमाम बैंक बंद रहेंगे। 19 अगस्त उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में रक्षाबंधन के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। 20 अगस्त 2024 श्री नारायण गुरु जयंती के मौके पर केरला में बैंक बंद रहेंगे। 26 अगस्त 2024 जन्माष्टमी या कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर गुजरात, ओडिशा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, जम्मू, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, हिमाचल इस दौरान और प्रदेश और श्रीनगर के बैंक बंद रहेंगे। हिंदुस्तानी निशानेबाज स्वप्निल कासले ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ओलंपिक्स में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। कासाले चेटुरुक्स में ओलंपिक्स के छठे दिन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस के फाइनल मुकाबले में जारी समर गेम्स में शूटिंग में अपना पहला और हिंदुस्तान के लिए तीसरा तमगा जीता है। स्वप्निल कासाले ने फाइनल मुकाबले में 451.4 पॉइंट्स के साथ कांसे का तमगा जीता। उन्होंने आलमी नंबर 1 शूटर को शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीता। वो हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक तमगा जीतने वाले 7वें शूटर हैं। इसके साथ ही वो ओलंपिक्स में मर्दों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट में तमगा जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी निशानेबाज हैं। चीन के लियू योकोन ने 463.6 के स्कोर के साथ तिलाई तमगा जीता और यूक्रेन के सरही कोलश ने 461.3 के स्कोर के साथ चांदी का तमगा हासिल किया। कांग्रेस कायद और वायनाड के साबिक रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने चोरलमाला में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाके और मेपाड़ी में एक हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का दौरा किया। चोरलमाला पहुंचने के बाद राहुल और उनकी बहन, जो चमकदार नीले रंग के रेनकोट्स पहने हुए थे, वहां तामीर किए गए आरजी चौबी रास्ते को अबूर किया और बेली पुल की तामीर का जायजा लिया और बारिश व कीचड़ की परवाह न करते हुए इलाके का दौरा किया। कांग्रेस ने एक्स पर ये बात बताई और दौरे की तस्वीर भी पोस्ट की। बादशाह दोनों कायदीन में पाड़ी में डॉक्टर मोपन्स मेडिकल कॉलेज एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की तरफ रवाना हुए, जहां महलूकिन की लाशें बर्फानी ताबूतों में रखी हुई हैं। राहुल गांधी और प्रियंका ने वहां सोगवार खानदानों से बातचीत की। इस मौके पर AICC जनरल सेक्रेटरी और अलापोजा के रुकने पार्लियामेंट KC वेणुगोपाल और दीगर कई कांग्रेस कायदीन भी उनके हमरा मौजूद थे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट,
हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।